चलिए टूल्स की बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम लाइगेज यूज़ करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब बेसिकली अलग अलग एंजाइम्स जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करने वाले हैं, जिनकी मदद से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करेंगे, उन सभी को मिलाकर हम टूल बोलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिन्हें मैं एब्रीविएटेड फॉर्म में आरई मेंशन करती हूँ, ये एक बहुत लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स है जिन एंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं डीएनए को कट करने के लिए, क्लीव करने के लिए, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियेजेस हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज। दोनों की फंक्शनिंग में डिफरेंस है बच्चों। जो मेरे एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद, सपोज ये इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसे रिकॉग्नाइज करने के बाद ये यहाँ पे कहीं पे जाकर क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, राइट। जबकि जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं वो इस रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके बीच में कहीं पर यहाँ पर कट लगाएंगे, मतलब बीच में कट लगाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस या तो रिकॉग्निशन साइट को पहचानने के बाद उससे दूर कट लगाएंगे, कुछ बेसिस अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, और जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं वो बीच में कट लगाएंगे। तो इस तरीके से जब ये पीसेस जनरेट करेंगे हमारे डीएनए के, तो वो पीसेस दो टाइप से जनरेट हो सकते हैं। या तो जब वो कट लगाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स पे, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वल कट लगाएंगे, तो आपको इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रैंड, पीस, राइट, टुकड़े मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उसको रिकॉग्नाइज करके एंजाइम यहाँ कट लगाएगा और एक में यहाँ कट लगाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब मेरे पास डीएनए जो है वो ये ओवरहैंग्स के फॉर्म में है, मतलब ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया है, जबकि जो बीच वाला पोर्शन है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, राइट। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स हैं, राइट, जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स हैं उन्हें हम ओवरहैंग्स बोलते हैं, या उनको हम स्टिकी एंड्स भी बोल सकते हैं। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, जो आपस में बहुत इजीली कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेंगे जैसे ही लाइगेज एंजाइम की एंट्री हो जाएगी, राइट। तो हमारे जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस पहचान करते हैं तो वो कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, दे आर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, जिनसे ये बाइंड करेंगे और दोनों स्ट्रैंड्स को कट लगाते हैं। सो दे विल कट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हीलिक्स, राइट। बेसिकली बच्चों ये कहाँ कट करेंगे, समझ रहे हैं आप, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करेंगे, ओके। शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है ये डीएनए का आधार है। आपने अगर इसी पे कट लगा दिया, बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, या डीएनए कैसा हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। और अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ, चलो नहीं भी हुआ, इस केस में नहीं भी हुआ, लेकिन उसके पीसेस तो हो गए ना, तो इन पीसेस को मैं आगे चल के यूज़ करने वाली हूँ, राइट। कैसे यूज़ करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी, हम वेक्टर बनाएंगे, वी विल लर्न द प्रोसेस। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दे विल कट डीएनए, आइदर दे विल जनरेट ब्लंट एंड्स, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये ब्लंट एंड है, दोनों जगह डबल स्ट्रैंडेड है, पेयरिंग है, राइट। कोई भी स्ट्रैंड पे ओवरहैंग्स नहीं है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ बेसिस नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ये एंड्स कैसे हो गए, स्टिकी एंड्स। तो एक हो गए हमारे ब्लंट एंड्स और दूसरे हो गए हमारे स्टिकी एंड्स। तो ये हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की स्पेशलिटी है। सी दिस इज़ हाउ आई कैन एक्सप्रेस इट डायग्रामेटिकली, जो अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया। यहाँ पे जब एंजाइम ने दोनों स्ट्रैंड्स को कट किया तो ऊपर और नीचे जब कट करेगा तो कुछ इस तरीके से ब्लंट एंड्स जनरेट हो जाएंगे, लाइक दिस, isn't it? और जब ये कट रैंडम प्लेसेस पे करेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले स्ट्रैंड में, आई विल इरेज दिस एंड विल शो यू अगेन, एक बार फिर देखिए, यहाँ जब इसने कट लगाया जी और ए के बीच में, यहाँ जब कट लगाया जी और ए के बीच में, तब आपको स्ट्रैंड कैसा मिला, यहाँ पे इतना पोर्शन सिंगल स्ट्रैंडेड, इतना पोर्शन सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये वाला पोर्शन कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग शो कर रहा है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड है, isn't it? यहाँ पे भी देख लीजिए सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग दिखा रहा है, लेकिन ये वाले स्ट्रैंड्स कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंड्स हैं,
है ना, मतलब बेसिस कैसे हैं, अनपेयर्ड बेसिस है, आई मीन टू से। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या आसान नहीं है इन दोनों को जोड़ना? डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे बेसिस कैसे हैं, सिंगल सिंगल है, जबकि हमारे डीएनए में तो रूल है बेटा कि जब भी एडेनाइन होगा तो थाइमीन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानाइन होगा तो साइटोसाइन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे डीएनए में पेयरिंग होती है। तो या तो यू विल गेट सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच और यू विल गेट डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, अब ज़रा हम देख लेते हैं इसे नाम क्या दिया गया है। ये अगर इतनी स्पेशल है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ स्पेशलिटी होगी ना। ये मियर कुछ सीक्वेंसेस नहीं है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के कि बस आपने बोल दिया GATTC, बस ये सीक्वेंस है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, एंजाइम गया उसने कट लगा दिया। नो, इट इज़ नॉट दैट वे। ये सीक्वेंसेस उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है। GAATTC अगर EcoR1 के लिए स्पेसिफिक है तो HIND3 के लिए नहीं होगा। आर यू गेटिंग? CLA2 के लिए नहीं होगा। मतलब सीक्वेंसेस एंजाइम स्पेसिफिक हैं। आर यू गेटिंग? हम देखते हैं कैसे। ये एक वर्ड देखिए मलयालम, आप इसे लेफ्ट टू राइट रीड कर लीजिए, राइट टू लेफ्ट रीड कर लीजिए, स्पेलिंग सेम है ना। एक और नाम देख लेते हैं हम, नितिन। ज़रा इस स्पेलिंग को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट रीड कीजिए। क्या हर जगह अल्फ़ाबेट सेम नहीं आ रहे हैं, सिमिलर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। ये मिरर इमेजेस हैं बेटा, इन्हें हम मिरर इमेज बोलते हैं। और ये मिरर इमेजेस जो हैं इन्हें अब साइंटिफिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के नाम से मैं जानती हूँ। वी कॉल देम एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, राइट। तो अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, अब थोड़ा टेक्निकली आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको स्पेलिंग्स एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, NCERT में मलयालम ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ज़रा टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए। जब आप DNA में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जाएंगे तब जो सीक्वेंस आपका एंजाइम पढ़ेगा, और जब आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएंगे तब जो सीक्वेंस आपका DNA पढ़ेगा, दोनों जगह सीक्वेंस मिरर इमेज आएंगे। तो इस तरीके से हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्रिएट होता है और इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को हमारे एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज व्हाट इज डायरेक्शनैलिटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो सपोज दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट GATTC. If you read this sequence, I'll go back. Wait a minute. If you read this sequence 5 prime to 3 prime and from here 5 prime to 3 prime, it would be same. So this is how it is a palindromic sequence. Let us solve a question. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoR1 is obviously directly है जो अभी हमने डिस्कस किया, GAATTC. राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सीक्वेंस। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है और ये कहना चाहिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर वुड बी C. वेट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने सेकेंड वाला ले लिया, बोथ द स्ट्रैंड्स GAATTC, राइट। सो आंसर वुड बी A. आई एम सो सॉरी, मिरर इमेज है, हमने अभी डिस्कस किया था, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कट करने के बाद आइदर उसको सिंगल स्ट्रैंडेड छोड़ेंगे, नहीं तो ओवरहैंग्स छोड़ेंगे, और ओवरहैंग्स जो होंगे वो क्या होंगे? स्टिकी एंड्स होंगे, राइट। इन्हें हमने इसीलिए नाम दिया है स्टिकी एंड्स, इस तरीके का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है इसका मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ, और अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो बहुत आसानी से पेयरिंग कर लेगा। सो दिस इज द रीजन वाई वी हैव गिवन दिस नेम। पेयरिंग करने के लिए दे विल यूज अ स्पेशल जॉइनिंग एंजाइम विच इज कॉल्ड एज लाइगेज। तो एक स्पेशल एंजाइम जो ज्वाइन करवाता है हमारे DNA के टुकड़ों को, पीसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइगेज। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। जितना हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं वो सभी कुछ आपके स्लाइड पे है। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए हुए DNA को हम सेपरेट करेंगे, फिर इन्हें आइसोलेट कर लेंगे। तो आप सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल DNA निकालिए, उस DNA को पीसेस में कन्वर्ट कीजिए और फिर उन पीसेस को आप सेपरेट कर लीजिए। इन्हें सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वी कॉल इट एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है, इसमें हम एगेरोज जेल यूज़ करते हैं। आई विल शो यू हाउ वी गो फॉर दिस और हाउ वी परफॉर्म दिस टेक्निक। अब तक जो हमने पढ़ा वो एनसीईआरटी के हिसाब से जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। देखिए ज़रा, ये आपका फॉरेन डीएनए है। इस फॉरेन डीएनए को हमने कट किया। कट करने के बाद दीज आर द पीसेस। ये मेरा वेक्टर है। वेक्टर मैंने जो यूज़ किया है वो प्लाज्मिड किया है। क्यों किया है? नाउ यू नो दैट। उस वेक्टर को भी हमने कट किया है इस हिस्से में। अब ये वाला डीएनए आके इनकोऑपरेट हो जाएगा। ये जैसे ही इस हिस्से में इनकोऑपरेट हो गया, इसे हमने किस में डाल दिया? कुछ सेल्स में डाल दिया, जहाँ पे ये सेल्स की डिवीजन के बाद यू विल गेट 2 सेल्स, इजंट इट? मतलब एक डीएनए से मेरे पास कितनी कॉपी हो गई? 2 कॉपी हो गई। और 24 घंटे रुक जाइए, 20 मिनट रुक जाइए, इको लाइए, 20 मिनट रुक जाइए, आपको और 2 कॉपीज़ मिल जाएंगी। सो टोटल 1 से अब क्या हो गई? 4। ऐसे करके करते 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 मिलियंस ऑफ कॉपीज़ यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड और सिंगल ऑर्गेनिज्म, राइट? सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द जीन। अब अगर मैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की बात करूं तो यहाँ हम क्या करते हैं बेसिकली, और ये क्यों टेक्निक हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है? भाई आपने जब डीएनए को लिया बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपने पहले तो टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। नाउ नथिंग इज विजिबल टू यू। ना तो ये दिखाई देता है बच्चों और ना ये दिखाई देता है। सारे पीसेस मुझे इधर उधर कहीं पर रैंडमली प्रेजेंट मिलेंगे। इन पीसेस को मैं किसी एक जगह पर रख कर आइसोलेट करने की कोशिश करना चाहती हूँ। अभी ये रैंडमली प्रेजेंट है, सब एक साथ प्रेजेंट हैं। जेल पे मुझे जेल के आसपास सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने जेल लिया और इस जेल में कुछ वेल्स क्रिएट किए। ये वेल्स ना बेटा हम बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एगेरोज एक पॉलीमर है। जैसे अगार आपने पढ़ा है, न्यूट्रिएंट अगार, वैसे एगेरोज एक पॉलीमर है। इस पॉलीमर को यूज़ करके हम जेल प्रिपेयर कर लेते हैं। इस जेल को एक ट्रे में कास्ट किया जाता है। जैसे हम घर पे जेलीज़ वगैरह खाते हैं ना, जेलीज़ का कुछ भी शेप होता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे जेल को शेप देंगे। तो एक ट्रे होती है, उस ट्रे में हम लिक्विड जेल डाल देते हैं जो कि उस टाइम पे गर्म किया हुआ होता है, तो पूरी तरीके से लिक्विफाइड होता है। आप उसे डाल दीजिए, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए और उसमें कॉम्ब रख के, कॉम्ब एक स्पेशल प्लास्टिक का बना हुआ, प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ एक छोटा सा अटैचमेंट होता है, उसको आप जब यहाँ रखते हैं तो उससे ये होल्स, ये वेल्स क्रिएट हो जाते हैं। वी कॉल देम एज वेल्स, राइट? और फिर उस लिक्विड जेल को इस पूरे पे पोर कर दीजिए, ठीक है? इसके ऊपर हम रखेंगे कॉम्ब। तो ये ऐसा कॉम्ब आता है हमारे पास, उसमें इस तरीके के ब्रिसल्स होते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। ये क्या करते हैं, जेल को उतनी जगह पे सेपरेट कर देते हैं। तो बचे हुए पूरे पोर्शन में जेल है, सिर्फ उनके जो ब्रिसल्स हैं वहाँ पे जेल नहीं है, और बस उसी को हम एज अ वेल ट्रीट करेंगे, इजंट इट? हम नॉर्मली 1 to 2% एगेरोज जेल यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल को बनाने के लिए, राइट? अब यहाँ पे जेल से मुझे फ़ायदा क्या है? जेल्स में इस तरीके के पोर्स होंगे और इन पोर्स से डीएनए जो है वो क्रॉस होगा। पोर जितना बड़ा होगा डीएनए उतनी आसानी से क्रॉस हो जाएगा, पोर जितना छोटा होगा डीएनए उतना ही धक्के मार मार के फ्रिक्शन के साथ पास होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे फ्रैगमेंट्स ईजिली भी हो पाएँ और कुछ फ्रैगमेंट्स जो बड़े बड़े हैं उन्हें निकलने में कठिनाई भी हो। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इस जेल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, राइट? वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं कम या ज़्यादा अगार यूज़ कर सकती हूँ, अगेरोज यूज़ कर सकती हूँ, और अकॉर्डिंगली जेल जो है वो पतला या उसकी जो पोर साइज़ है वो कंट्रोल की जा सकती है, राइट? अब देखिए, आई विल रिमूव द एक्स्ट्रा पोर्शन फ्रॉम हियर। देखिए, हम इन वेल्स में डीएनए को डालते हैं। सपोज ये वेल है, इस वेल में मेरा ये डबल हेलिकल डीएनए है विच इज़ एक्चुअली अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ये डीएनए कैसा है? इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताइए, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस एक टेक्निक पढ़ी होगी। इस इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक में क्या होता है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में चीज़ों को मूव करवाते हैं और अपोजिट एंड पे ले जाके डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ अगर मेरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उस डीएनए को मैं इस नेगेटिव टर्मिनल पे लोड करती हूँ, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। डीएनए चूँकि कलरलेस है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए मैंने सैंपल को लोड करते टाइम यहाँ पे एक डाई डाल दी है विच इज़ कॉल्ड एज जेल लोडिंग डाई। ये जेल लोडिंग डाई में मेरा डीएनए स्टेन्ड है, और अब जब इस डीएनए के ऊपर आप यूवी रेडिएशंस डालेंगे ना बेटा, तो ये फ्लोरोसेंस दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस दिखाएगा, राइट। आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन किया, आप जैसे ही ऑन करेंगे ये डीएनए माइग्रेट करना शुरू करेंगे। कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स बहुत तेज़ी से माइग्रेट करेंगे और कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स बहुत स्लोली माइग्रेट करेंगे, राइट। जो बहुत बड़े फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें निकलने में टाइम लगेगा, और जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो फटाफट आगे भाग जाएंगे। तो यू कैन से दैट दिस वॉज द लाइटेस्ट फ्रैगमेंट अमंगस्ट ऑल एंड दिस could be the, rather this is the heaviest fragment amongst all। तो ये मेरे जेल के ऊपर डीएनए के फ्रैगमेंट्स अलग अलग पोजीशन पे आएंगे। अब इन्हें कैसे रिकवर करना है दैट आई विल डिस्कस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पूरा जेल हमने प्रिपेयर किया है इसे जेल मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। इट इज मेंशन हियर, इट्स जेल मैट्रिक्स। अगेरोज से यूज़ करते हैं, बनाते हैं आई मीन, और अगेरोज सीवीड से आइसोलेट किया जाता है। साइज के बेसिस पे, ये याद रखिएगा, ये नीट में पूछा जाता है किसके बेसिस पे आप डीएनए को सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के बेसिस पे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। जितना हैवी फ्रैगमेंट होगा उतना पीछे, और जितना लाइट फ्रैगमेंट होगा उतना आगे। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव फादर। ये इस तरीके से आपको ओरिजिनली ये जेल विजिबल होगा। याद रखिएगा, जब तक आप यूवी रेडिएशंस इसके ऊपर इम्पार्ट नहीं करेंगे तब तक ये फ्लोरेसेंस दिखाई नहीं शो नहीं करेगा। इसका फ्लोरेसेंस अगर आपको देखना है तो आप जैसे ही यूवी डालेंगे, ये इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन्ड, द डाई यूज्ड ओवर हियर इज इथिडियम ब्रोमाइड। आपने जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, डीएनए फ्रैगमेंट्स 3/4 रन कर चुके हैं, अब आप इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डालेंगे तो वो फ्लोरेसेंस दिखाएंगे, और अब आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे डीएनए लोकेटेड है। तो मैं बोल सकती हूँ मेरे जेल पे डीएनए की पोजीशंस यहाँ पे हैं। अब मैं इन्हें निकालूं कैसे? जेल पे तो दिख रहे हैं। इन्हें आइसोलेट करने के लिए, इन्हें निकालने के लिए मैं एक बफर यूज़ करती हूँ। This buffer is actually referred as elution buffer। अब इल्यूशन बफर क्या है तो थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। डीएनए खुद ही एक बायोमॉलिक्यूल है, और हर केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में सॉल्युबलाइज तो होता ही है ना। और कोई एक केमिकल सब्सटेंस किसी भी मॉलिक्यूल को अनस्टेबल भी कर सकता है, स्टेबल भी कर सकता है। बस इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इल्यूशन बफर को मैंने बनाया है। और इस बफर को जब मैं इस जेल के ऊपर डालूंगी, राइट, इस बफर को जब मैं इस जेल के ऊपर डालूंगी मतलब मैं वॉश करूंगी, तो वॉश करने के बाद जो लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा होगा उस लिक्विड के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, राइट। दिस इज़ हाउ वी आइसोलेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। और भी कुछ मेथड्स होती हैं इन्हें आइसोलेट करने की। फ़िलहाल एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने इल्यूशन बताया है। इसके अलावा ऑटो रेडियोग्राफी भी होता है, जिसके थ्रू हम कहना चाहिए जो फिल्टर पेपर्स हैं उनके ऊपर डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट मेथड, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इल्यूशन मेथड जो हमारी एनसीईआरटी में इस कंटेक्स्ट में मेंशन है वो हमने डिस्कस की है, राइट। सो ये जो हमारे पास अलग अलग लेन्स हैं, ये वेल्स के सामने जो पैसेज होता है ना, इसे हम लेन बोलते हैं। सो यू कैन मार्क द डीएनए फ्रैगमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव लेन्स। फर्स्ट लेन में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है, राइट। इनके कुछ मार्कर्स भी होते हैं हमारे पास। उन मार्कर्स के बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर वेट भी थोड़ा सा रफली कैलकुलेट कर पाते हैं कि अगर लेन 1 में इस रो में है तो उसका वेट कितना है। लेन 2 में सपोज ये मैंने जेल बनाया है, यहाँ डीएनए है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यहाँ डीएनए है तो कितना होगा, यहाँ है तो कितना होगा। दिस वी कैन एस्टिमेट दिस रफली, राइट।
सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज ऑरेंज कलर बैंड्स जो कि इथिडियम ब्रोमाइड के कारण हमें विजिबल हो रहे हैं और इन्हीं बैंड्स को हम देख पाते हैं। एंड लास्टली वी इलूट द जेल। इलूशन के बाद यू कैन एक्सट्रैक्ट द डीएनए। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ये तो हमने डीएनए के टुकड़ों को सेपरेट कर लिया। लाइटर फ्रैगमेंट्स अलग, हेवियर फ्रैगमेंट्स अलग। इन फ्रैगमेंट्स को अलग करने के बाद भाई अभी मेरा डीएनए प्योरीफाइड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे आरएनएज भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है कंटैमिनेशन। मुझे इन सब से मेरे डीएनए को फ्री करना है। कारण मैं रिसर्च में हूँ, रिसर्च करने के लिए मुझे सिर्फ प्योर डीएनए चाहिए। कोई और अगर उसके साथ इन्वॉल्व है तो वो डेफिनेटली हिंड्रेंस कॉज करेगा मेरी रिसर्च में, तो मुझे बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। सो आई नीड टू प्योरीफाई द डीएनए। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी प्योरिफिकेशन। उसके बाद की स्टेप, आप इस डीएनए को जिसके साथ भी कंबाइन करना चाहते थे, कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन दिस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विथ द डिजायर्ड वन। आपको जिसके साथ इसे ज्वाइन करना है उसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। फाइनली यू विल गेट अ क्लोनिंग वेक्टर। ये वेक्टर आ गया आपके पास। इसे ज्वाइन करना मतलब वेक्टर के साथ करते हैं हम मोस्टली। रीज़न, ये जो डीएनए मैंने निकाले हैं ना पीसेस, ये मेरे डिज़ायर डीएनए हैं। इन्हें मैं किसी वेक्टर में डाल दूँ तो ये वेक्टर किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट होगा, होस्ट मल्टीप्लाई करेगा, कॉपीज़ बनेंगी, एंड दिस इज़ हाउ आई वुड बी एबल टू गेट सो मेनी कॉपीज़ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन अ लिविंग सेल। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स।